इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पावर्स ऑफ सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर का होता है, सेम एज स्टेट को रिप्रेजेंट करने का काम चीफ मिनिस्टर का होता है। दोनों में बहुत ज्यादा आपको सिमिलैरिटी भी देखने को मिलेगी, लेकिन जब बात पावर की आती है तो ऑब्वियसली जब बात एंटायर कंट्री की आती है तो ज्यादा पावर भी प्राइम मिनिस्टर के पास होगी। लेकिन जब बात कोई पर्टिकुलर स्टेट की आती है तो उसके अंदर जो सबसे सुप्रीम पावर होती है वो वहां के चीफ मिनिस्टर के पास होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस और वो किस किस चीज को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और इनका सिलेक्शन होता है चीफ मिनिस्टर का, वो किस तरीके से होता है, ये किन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। शुरुआत करेंगे सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ। आपको पता होना चाहिए इंडियन पॉलिटी के अंदर द गवर्नर इज द लीगल हेड ऑफ द स्टेट। जो गवर्नर है जिसे हम राज्यपाल कहते हैं हिंदी में, लीगल हेड माना जाता है स्टेट का। सेम वैसे ही जैसा कंट्री का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, आप इसे फर्स्ट पर्सन भी कह सकते हो, और स्टेट का फर्स्ट पर्सन गवर्नर ही होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट एक्चुअल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रेस्ट विद द चीफ मिनिस्टर। जिस तरीके से एंटायर कंट्री के लिए जो एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है रेस्ट करती है किसके साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ। सेम एज स्टेट के अंदर भी बेशक फर्स्ट पर्सन गवर्नर है, लेकिन जो एक्चुअल में जो पावर होती है वो किसके अंडर में होती है, चीफ मिनिस्टर के पास। ठीक है, देयरफॉर द चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट। आर्टिकल कौन सा है, 164 of the Constitution state that the chief minister shall be appointed by the governor। तो जैसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसे, प्राइम मिनिस्टर को, सेम ऐसे गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को। इस चीज का ध्यान रखना। आफ्टर द एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370, जब से हमारे देश से आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिमूव्ड हुई है, उसको जो स्पेशल स्टेटस था वो हटा दिया गया है, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें नंबर ऑफ स्टेट्स की तो वो अब कितने हो चुके हैं, टोटल 28। और वहीं यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो वो 8 हो चुकी है। तो इसका रेशियो आप याद रखिएगा। गवर्नर को वही लीगल हेड माना गया और एक्चुअल जो पावर है वो स्टेट की किसके साथ रिलाई करती है, चीफ मिनिस्टर के साथ। और वही आर्टिकल 164 आपको पता होना चाहिए जिसके थ्रू उसे अपॉइंट करने का काम करते हैं। अब बात आती है चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट की। जैसा कि हमने ऑलरेडी जान लिया था, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई मेंशन द क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ मिनिस्टर को लेकर कोई ज्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे कि स्पेसिफिक तरीके से कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए। लेकिन आर्टिकल 164 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इज द चीफ मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। वो किसके थ्रू अपॉइंट होगा, गवर्नर के थ्रू। दिस डज नॉट मीन द गवर्नर इज फ्री टू अपॉइंट एनीवन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। कि गवर्नर अपनी मनमर्जी से किसी भी पर्सन को किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर सकता है। भाई उसका एक प्रोसेस होता है, एमएलए के इलेक्शन होते हैं, जो पार्टी जीतती है फिर वो पार्टी अपना लीडर डिसाइड करती है कि ये हमारा हेड होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा उस पर्टिकुलर स्टेट को। तो फिर उसके बाद शुरुआत होती है अपॉइंटमेंट की, यानी कि ओथ दिलाई जाती है गवर्नर के थ्रू, फिर वही चीफ मिनिस्टर आगे चल के अपने कैबिनेट के लिए भी ओथ दिलवाने का काम करता है। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। पावर और फंक्शंस की बात करें सीएम की तो वो कौन कौन से, हम इसे अलग अलग कैटेगरी में समझते। सबसे पहले बात करेंगे रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये बिल्कुल सेम सिनेरियो चलेगा जैसा प्राइम मिनिस्टर का अपनी एक काउंसिल होती है, सेम चीफ मिनिस्टर की भी अपनी काउंसिल मिनिस्ट्री होती है। कैसे, ही एडवाइज द गवर्नर, वो एडवाइस करता है गवर्नर को टू अपॉइंट अ पर्सन एज अ मिनिस्टर। ठीक है, कि इस पर्सन को आप एज अ मिनिस्टर अपॉइंट कीजिएगा। द गवर्नर अपॉइंट मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। सेम जैसे पीएम एडवाइस करता है किसे, प्रेसिडेंट को, उसकी सलाह पर ही जो प्रेसिडेंट है वो मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम करते हैं। एलोकेशन एंड रीशफलिंग ऑफ डिपार्टमेंट्स अमंग मिनिस्टर। जो सीएम होता है उसका एक मेन काम होता है कि एलोकेशन करना, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट देना और रीशफलिंग करना डिपार्टमेंट की। जैसे कोई स्पोर्ट्स मिनिस्टर था तो उसे आगे चल के उसको रीशफलिंग करके एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, किसी को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया, फिर उसकी रीशफलिंग कर दी। ये सारे जो राइट्स होते हैं वो किसके अंडर में रिलाई करते हैं, सीएम के अंडर में। और सेम सिचुएशन आप कैबिनेट मिनिस्टर की जब बात करते हैं, पीएम में भी ऐसा ही होता है, पीएम ही रीशफलिंग कर सकता है। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, अगर सीएम को लगता है कि वो सेटिस्फाई नहीं है, ही कैन आस्क द मिनिस्टर टू रिजाइन।
कि वो मिनिस्टर को आस्क करते कि आप इस डेजिग्नेशन से रिजाइन दे दीजिएगा, आप जगह कोई दूसरा आएगा। जैसे होता है ना कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने ड्यूरिंग द टाइम पीरियड इस्तीफा दे दिया, वो आगे चल के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर था वो एजुकेशन मिनिस्टर बन गया, तो वो अपने फील्ड में सही नहीं कर रहा, तो ऐसे में चीफ मिनिस्टर के सजेशन पे उसको वहां से रिजाइन दिला दिया जाता है, किसी दूसरी जगह दे दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता। ये सारी चीजें होती है। तो ओवरऑल हम बात करें, जो उसकी कैबिनेट होती है, जो उसकी काउंसिल होती है सीएम की, वो उसे डायरेक्ट तरीके से गाइड करता है, कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज की, सभी मिनिस्टर की। इफ द चीफ मिनिस्टर रिजाइन, अगर चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर देता है तो उसके साथ ही जो उसकी एंटायर कैबिनेट है वो भी रिजाइन कर देती है। और सेम सिचुएशन अप्लाई होती है पीएम के ऊपर। अगर पीएम ने रिजाइन किया तो सारी कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ेगा। गवर्नर के रिगार्डिंग क्या हमें देखने को मिलते हैं, अंडर आर्टिकल 167 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सीएम जो है वो एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द स्टेट काउंसिल मिनिस्टर। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और फिर उसके काउंसिल मिनिस्टर, इनके बीच में कड़ी का काम करते हैं। द फंक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द गवर्नर एज फॉलो, जैसे कि द सीएम हैज टू इन्फॉर्म द गवर्नर अबाउट ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। व्हेनेवर द गवर्नर आस्क फॉर एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिसीजन टेकन और एडमिनिस्ट्रेशन, द सीएम हैज टू प्रूव हिम दैट इंफॉर्मेशन। और गवर्नर जब चाहेगा किसी भी चीज की अगर वो इंफॉर्मेशन चाहता है तो ये सारी चीजें किसे, सीएम को बतानी ही पड़ेगी, गवर्नर को। ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा व्हेन द डिसीजन हैज बीन टेकन विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ द कैबिनेट, अगर कैबिनेट के बिना डिसीजन लिया गया है तो गवर्नर जो है वो आस्क कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कि इसको दोबारा से रिव्यू कीजिए, कंसिडर कीजिएगा। ठीक है। द चीफ मिनिस्टर एडवाइज द गवर्नर रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑफिसर लाइक अटॉर्नी जनरल, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, चेयरमैन मेंबर और स्टेट कमीशन। यानी कि सीएम एडवाइस कर रहा है गवर्नर को इन पोस्ट के रिगार्डिंग कि इसका अपॉइंटमेंट दे देनी चाहिए। तो ये एक सलाह के तौर पे सारा काम हो रहा है। इसके अलावा लेजिस्लेचर को लेकर उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीएम की बात हो रही है। देखिए, ऑल पॉलिसीज जो भी है वो अनाउंस की जाती है उसी के थ्रू ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जिसे हम स्टेट असेंबली के नाम से जानते हैं। ही रिकमेंडेड द गवर्नर द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली, उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो गवर्नर है वो असेंबली को डिसोल्यूट भी कर सकता है, उसको भंग भी कर सकता है। यहां तक कि ही एडवाइज द गवर्नर फ्रॉम टाइम टू टाइम रिगार्डिंग कन्वीनियंट एंड एडजर्निंग द सेशन ऑफ द स्टेट असेंबली। तो ये सारे जो काम है वो एक तरीके से लेजिस्लेचर को लेके है सीएम के। ऑन द अदर साइड अगर हम उसके कुछ कॉमन अदर टास्क के बारे में बात करें सीएम के, तो ग्रास रूट लेवल पे यानी कि बिल्कुल लोकल लेवल पे ही इज एम्पावर्ड टू बी अ रेगुलर टच विद द पीपल, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों के द्वारा बनाया गया, एंड नो अबाउट देयर प्रॉब्लम, लोगों की आवाज नहीं सुनेगा, उनकी प्रॉब्लम नहीं सुनेगा, तो किस बात का सीएम है। सो दैट ही कैन ब्रिंग पॉलिसीज ऑन द टेबल ऑफ द असेंबली, ताकि उनकी सारी चीजों को समझ के फिर उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए। He serve as the chairman of the state planning commission, तो चेयरमैन प्लानिंग कमीशन का ये सर्व भी करता है। और he is the vice chairman of the concerned regional council in the rotation for a period of 1 year। और साथ ही साथ इमरजेंसी के टाइम पे ही एक्ट्स एज अ क्राइसिस मैनेजर इन द स्टेट। तो ये सारे जो काम है सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर के हमें देखने को मिलते हैं। अब एक चीज का भी ध्यान रख लीजिएगा कि जो यूनियन टेरिटरीज होती है ना, उसके अंदर अभी चीफ मिनिस्टर होता है, सभी नहीं, गिनी चुनी के अंदर, और स्टेट के अंदर तो होता है। तो इन दोनों के बीच में पावर को अगर आप देखोगे ना, इनका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, तो जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर है उसकी पावर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कोई यूटी का मिनिस्टर है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली का ले लेते हैं और यूपी का ले लेते हैं, तो यूपी एक स्टेट है और दिल्ली क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। अब दिल्ली की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो इसलिए वहां पे गवर्नर अकेले काम नहीं कर सकता, लोगों की प्रॉब्लम को भी सुनना है, तो सारा गवर्नर का अकेला काम नहीं है, तो इसलिए वहां पे एक असेंबली बिठाएगी है, और असेंबली क्या करेगी, वर्क करेगी लोगों के लिए, और उसके असेंबली में से एक जना निकलेगा जो चीफ मिनिस्टर कहलाया जाएगा। अब चीफ मिनिस्टर जो यूनियन टेरिटरी का है, लेकिन यूनियन टेरिटरी अंडर में किसके आती है, वो आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल ज्यादा होगा यूनियन टेरिटरी के अंदर, इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन स्टेट के अंदर उस सीएम की ही सबसे ज्यादा चलती है, तो क्योंकि पुलिस प्रशासन सारी चीजें उसी के अंडर वर्क करता है। लेकिन यूनियन टेरिटरी में जो पुलिस होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वर्क करती है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। होप सो कि आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर के बारे में अच्छे से समझ चुकेंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इन 28 स्टेट्स इंक्लूडिंग आप इसमें यूटी भी जोड़ लीजिएगा, सबसे बेस्ट टॉप 3 जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन कौन से हैं। आप अपना ओपिनियन शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।